हेलो, स्वागत है आपका कॉग्निजेंस आईएएस में। हमारे इस इनिशिएटिव में हम पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी का बुक, जिसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो इस बुक में हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट आखिर है क्यों? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कि आपने पॉलिटी के बुक को पढ़कर और क्वेश्चंस को सॉल्व करके कंप्लीट किया है। बस आपको करना इतना है कि रेगुलर 10 से 15 मिनट वीडियो को फॉलो करें और साथ साथ में क्वेश्चंस को बनाते जाएं। लेकिन यहाँ मैं यह मान कर चल रही हूँ कि आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक को कंप्लीट किया है, और अगर आपने बुक को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं स्टॉप करें और एटलीस्ट चैप्टर वाइज बुक को कवर करते हुए क्वेश्चंस बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको 3 हेड में डिवाइड किया गया है। आपका पहला हेड क्या है? लेजिस्लेटिव रिलेशन, मीन्स सेंटर स्टेट के बीच का लेजिस्लेटिव रिलेशन। इसके बारे में डिस्कस किया गया है आपका आर्टिकल 245 से 255 में, और ये आपका आता है पार्ट 11 में। इसके बाद आप डिस्कस करेंगे, अगर इसके एक और हेड को देखें तो वो हो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन सेंटर और स्टेट का, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 256 से 263। ये भी आपका किस में आ जाएगा? पार्ट 11 में। इसके बाद आपका आ जाएगा एक फाइनेंशियल रिलेशन। स्टेट और सेंटर के बीच में फाइनेंस से रिलेटेड जो भी रिलेशन है वो आर्टिकल 268 टू 293 में डील किया गया है, और ये आपका आ जाएगा पार्ट 12 में। तो चलिए इसके आज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको इन स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो आपका पहला स्टेटमेंट है, फॉर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इनमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, अ रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मस्ट वर्ड है, जहाँ पे आपका मस्ट वर्ड हो या ओनली वर्ड हो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा क्या है? अ रिजोल्यूशन पास्ड एज स्टेटेड अबव कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर। तो अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास होता है तो वो 1 साल से ज़्यादा तक रह सकता है। तो पहले स्टेटमेंट का मतलब है, अगर आपको स्टेट लिस्ट में कोई भी चेंज करना हो, स्टेट लिस्ट में कोई भी रिजोल्यूशन लाना हो, तो आपको दोनों हाउस से पास कराना पड़ेगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से। तो ऐसा नहीं होता। आपको पता होगा कि राज्यसभा के पास अथॉरिटी होती है स्टेट लिस्ट के रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, तो राज्यसभा से पास कराना मस्ट होता है, ना कि लोकसभा से। तो रिजोल्यूशन पास तो होगा राज्यसभा से, उसके बाद पार्लियामेंट मिल करके लॉ बनाएगी। तो इस तरह यहाँ आप देखेंगे तो आपका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, ये 1 साल से ज़्यादा रह सकता है। तो देखिए, ये एक बार में 1 साल के लिए ही होता है। अगर कोई भी रिजोल्यूशन पास हो तो उसका टर्म होगा 1 साल, लेकिन इसको दोबारा 1 साल से ज़्यादा टाइम तक ले जाने के लिए इसको दोबारा रिन्यू करना पड़ता है। और जब भी रिन्यू होगा तो ये केवल 1 साल के लिए होगा, उससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसमें स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन प्रोवाइड्स दैट। जो आर्टिकल 73 में कॉन्स्टिट्यूशन का जो एग्जीक्यूटिव पावर जिसमें डील किया गया है, जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर है, उससे रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू ऑल मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, वो सारे मैटर में एक्सटेंड करता है जिसमें कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑल्सो एक्सरसाइज अथॉरिटी अवेलेबल अंडर एनी ट्रीटी। अगर कोई भी ट्रीटी होता है तो गवर्नमेंट इंडिया के पास अथॉरिटी है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर के तहत लॉ बना सकती है, मीन्स एग्जीक्यूट कर सकती है किसी भी लॉ को। तो देखिए यहाँ पे कोई ट्रीटी का मीन्स क्या हो जाएगा। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से कोई ट्रीटी करते हैं या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होती है तो उसको एक्सरसाइज करने के लिए भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए? यूनियन के पास। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देखना है और फिर से आपको
करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट देखना है आपको यूनियन और स्टेट के रिलेशन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ मैटर बिटवीन द थ्री काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स of legislation, predominance has been given to the union legislation। देखिए अगर कोई भी मैटर होता है, मीन्स अगर कोई भी ओवरलैपिंग होता है आपका किसके किसके बीच में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बीच में, तो जो प्रीडोमिनेंस होगा, जो डोमिनेशन होगा वो हमेशा किसका होगा, यूनियन लेजिस्लेशन का। यहाँ पे स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो आपको पता होगा कि हमेशा जैसे कि जो यूनियन लिस्ट होती है वो हमेशा किससे ऊपर होती है, कॉन्करेंट लिस्ट से, और कॉन्करेंट लिस्ट का जहाँ बात हो जाएगा, स्टेट का बात हो जाएगा, वहाँ पे कॉन्करेंट ऊपर हो जाएगी स्टेट से, मतलब सबसे डोमिनेट कौन हो जाएगी, आपकी यूनियन लिस्ट। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जहाँ ऑप्शन 1 नहीं है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, मीन्स यहाँ हम लोग ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर देंगे। अब आप देखिए सेकेंड ऑप्शन कह रहा है, इन द कॉन्करेंट स्फेयर, इन द केस ऑफ repugnancy between the union and state law relating to the same subject, the former will prevail, even if the state law was reserved for the assent of the president and has received such assent। देखिए सेकंड स्टेटमेंट यह कह रहा है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी मीन्स यूनियन और स्टेट दोनों बनाती है कोई लॉ, तो यूनियन का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, ना कि स्टेट का, और वो भी तब मीन्स इसका प्रिवेल तो करेगा और तब भी प्रिवेल करेगा अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ दोबारा पास कर देती है और उसको प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हाँ हमेशा यूनियन की लॉ तो प्रिवेल करती है, लेकिन जब वैसा केस होता है, मान लेते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन ने भी लॉ बनाया और स्टेट ने भी लॉ बनाया, तो यूनियन का लॉ वहाँ पे प्रिवेल करेगा, लेकिन इसके बाद स्टेट क्या करेगी, स्टेट भी एक लॉ बनाएगी और उसको पास करवाएगी प्रेसिडेंट से। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यूनियन का लॉ खत्म हो जाएगा और यहाँ पे प्रिवेल कर जाएगा स्टेट का लॉ। अब स्टेट के लॉ को खत्म करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए या चेंजेस करने के लिए यूनियन क्या करेगी, एक दूसरा लॉ लेकर के आएगी, तब जा करके इसको ये डोमिनेट कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है तो स्टेट का लॉ तो प्रिवेल कर ही जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप जैसे ही अपना ऑप्शन 2 एलिमिनेट करेंगे, आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास केवल क्या बचेगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द प्रेसिडेंट ऑफ कैनेडा एंड नॉट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो देखिए जो हम लोगों का रेसिडुअल पावर है वो किससे लिया गया है, मीन्स किसके जैसा है, वो है आपका कैनेडा के जैसा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जैसा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था, जो रेसिडुअरी पावर था किसके पास था, आपके गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपको इसमें भी स्टेटमेंट देखना और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ स्टेट में इंटरेस्ट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट और टू इट्स ऑफिसर्स functions relating to a state subject to which executive power of the state extends। तो जहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करेगी स्टेट की, उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ बनता है तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, वो फंक्शन कर सकती है कोई भी स्टेट सब्जेक्ट में। मींस स्टेट तक अगर किसी लॉ को या कोई भी एग्जीक्यूट करना है लॉ को, तो वहाँ पे यूनियन वो लॉ बना सकती है और एग्जीक्यूट कर सकती है किसी भी सब्जेक्ट में। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट इंटरेस्ट टू एनी स्टेट गवर्नमेंट और टू इट्स ऑफिसर्स फंक्शन इन रिलेशन टू एनी मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसका फंक्शन हो गया, रिलेशन हो गया, वैसे मैटर में जहाँ पे यूनियन एक्सटेंड करती, वहाँ पे उसका कोई भी पावर नहीं रह जाएगा प्रेसिडेंट का। आपका सेकंड स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है। और आपको थर्ड स्टेटमेंट क्या है, देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू क्रिएट द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो देखिए आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होती है, यहाँ पे जो कैन नॉट वर्ड है ये यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट होती है वो बोल सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर है
मतलब यूनियन का वो एक्सटेंड कर सकता है स्टेट तक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैन नॉट वर्ड है वो यहाँ पे केवल रॉन्ग है। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट 2 आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास केवल बचेगा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाए। हाँ, अगर कोई भी दो सेंटर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी मैटर पे अगर वहाँ पे डेडलॉक होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए किसका फॉर्मेशन का बात किया गया है? इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन। तो ये जो इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन है इसका फॉर्मेशन होगा और ये मिटिगेट करेगी स्टेट के बीच में। तो इसके बारे में कहा गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 भी आपका रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पे आपका केवल ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। मीन्स आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट गिविंग स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट? तो अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई भी स्पेशल स्टेटस देती है स्टेट को तो इसका मतलब क्या होगा? तो आपका ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? सब्सिक्वेंटली लार्ज परसेंटेज ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस विल बी ग्रांट्स इन एड। तो देखिए, ज़्यादा परसेंटेज दिया जाएगा सेंट्रल असिस्टेंस का उस स्टेट को। और बी क्या है? करंट अकाउंट बजटरी डिफिसिट विल बी ब्रिजेस बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो उस जो स्टेट का रहेगा उसका जो करंट अकाउंट डिफिसिट रहेगा उसको फुलफिल किया जाएगा या उसको संभाला जाएगा किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और आपका सी क्या कह रहा है? द एक्सटेंट ऑफ लोन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असिस्टेंस विल बी हाई। तो जो लोन रहेगा, लोन का परसेंटेज रहेगा वो ज़्यादा दिया जाएगा स्टेट को। स्पेशल स्टेटस का मतलब ये है। और डी क्या कह रहा है? द यूनियन गवर्नमेंट मीट्स इंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पेशल स्टेटस। तो यूनियन गवर्नमेंट सारा का सारा एक्सपेंडिचर उठाएगी उस स्टेट का अगर उसको स्पेशल स्टेटस दे देती है तो देखिए ये आपका कहाँ पे आ जाएगा? ये आपके यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशन है उसमें पढ़ सकते हैं इसको। तो अगर स्पेशल स्टेटस दिया जाता है किसी स्टेट को तो उस स्टेट के साथ क्या होता है कि उसे ग्रांट्स ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग कैन एस्टैब्लिश एडिशनल कोड फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मैटर कंटेन द यूनियन लिस्ट? देखिए, जो यूनियन लिस्ट का मैटर है उसके लिए कौन सी जो अथॉरिटी है वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एनी एग्जिस्टिंग लॉ रिस्पेक्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है उसके लिए कौन सी अथॉरिटी है जो एडिशनल कोड के बारे में प्रोविज़न कर सकती है? तो आपको यहाँ पे ये बताना है। तो एडिशनल कोड कैसे बन सकता है आपका? देखिए, कोर्ट्स के बारे में इस साल इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी आपके कोर्ट में क्या हुआ था? एडिशनल जजेस आए थे। मीन्स जजेस का जो संख्या है उसको बढ़ाया गया था, 31 to 33 किया गया था। तो यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो खुद नहीं करती, यहाँ पे किसका अथॉरिटी होता है? पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट विथ कंसेंट ऑफ स्टेट। तो पार्लियामेंट का स्टेट के कंसेंट से करती है, या पार्लियामेंट लॉ बना के करती है, या यूनियन गवर्नमेंट एक रिजोल्यूशन लाकर करती है। देखिए, एडिशनल कोर्ट का जो स्थापना होगा या जो एडिशनल कोर्ट डाला जाएगा उसका जो भी अथॉरिटी वो पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट लॉ बना करके एडिशनल कोर्ट की स्थापना करेगी। तो इस तरह आपका ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। देखिए, असर्शन क्या है? द ऑल इंडिया सर्विस वायलेट द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। तो जो ऑल इंडिया सर्विस है वो क्या करता है? वायलेट करता है किसको? फेडरल प्रिंसिपल को और ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट को। तो देखिए यहाँ पे जो की वर्ड्स है ऑल इंडिया सर्विस या फिर फेडरल प्रिंसिपल, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। और रीज़न क्या है इसका? द ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स आर गवर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव फुल कंट्रोल ओवर देम। तो देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल इंडिया सर्विस है, तो ऑल इंडिया सर्विस में आपके क्या क्या आ जाते हैं? IAS आ जाता है, IPS आ जाता है, और एक क्या है आपका? IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो देखिए जो ऑल इंडिया सर्विस है वो फेडरल प्रिंसिपल को वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोनॉमी नहीं देता स्टेट को। और इसका सेकेंड जो रीज़न ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट होगी, जो गवर्न होगा ये ऑल इंडिया सर्विस, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास फुल कंट्रोल नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए असर्शन रीज़न एक दूसरे को फुलफिल करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये ऑटोनॉमी स्टेट को नहीं देता, मतलब
यहाँ पे सेंट्रल प्रिवेल करती है। तो इस तरह यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। आपको स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है पार्लियामेंट सेल while a proclamation of emergency is in the operation have to power to make laws for the whole or any part of territory of India with respect to any of the matters enumerated in state list। देखिए जब भी अगर इमरजेंसी होता है तो पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो पूरे इंडिया के लिए या किसी एक पार्ट के लिए कोई भी स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर है उसके बेसिस पे लॉ बना सकती है। आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एनुमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो पार्लियामेंट के पास ये भी एक्सक्लूसिव पावर है कि अगर कोई मैटर स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है तो उसके लिए भी वो लॉ बना सकती है। तो यहाँ पे कौन कौन आ जाएंगे? यूनियन लिस्ट आ जाएगा और आपका रेसिड्यूरी पावर आ जाएगा। और आपका थर्ड क्या है? पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन विद एनी अदर कंट्री। अगर पार्लियामेंट मीन्स अगर इंडिया किसी भी अदर कंट्री के साथ कोई ट्रीटी करती है, कोई ट्रीटी साइन करती है, एग्रीमेंट करती है, तो पार्लियामेंट के पास पावर होगा कि उसके लिए वो कोई लॉ बनाए उससे इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आपका फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन पास्ड बाय काउंसिल ऑफ द स्टेट बाय 2/3 मेजोरिटी। आपका फोर्थ स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर कोई भी मैटर स्टेट लिस्ट में आता है और वो नेशनल इंटरेस्ट का होता है तो काउंसिल को क्या चाहिए? काउंसिल ऑफ स्टेट से उसे 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड 2 भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी एलिमिनेट कर सकते हो और आप डी एलिमिनेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे कंप्लीट फोकस करना पड़ेगा आपके ऑप्शन 4 पे, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी स्टेट लिस्ट का मैटर होता है जो नेशनल इंटरेस्ट में होता है तो उसको रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा किससे? काउंसिल ऑफ स्टेट से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी इस तरह से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका ऑप्शन 4 भी करेक्ट है, सॉरी स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन सेल। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन क्या होता है आपका? देखिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में भी आपका डिस्कस किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब ये होता है ना कि कोई भी ऑपरेशन जो कि इंडिया के बाहर हो, मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी हो किसी पर्सन की इंडिया के बाहर या कोई कंपनी हो, तो इसके बेसिस पे भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात किया गया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका इसका ऑप्शन क्या है? नॉट बी डीम्ड इनवैलिड। तो अगर पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के लिए कुछ बनाती है तो उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। आपको ऐसे में सारा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि सारे मोर और लेस एक जैसे दिखते हैं आपको। और बी क्या है? बी डीम्ड इनवैलिड, उसको इनवैलिड माना जाएगा। मीन्स अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है तो उसके लिए पार्लियामेंट का लॉ को इनवैलिड माना जाएगा। सी क्या आपका? बी डीम्ड अल्ट्रा वायरस। तो देखिए अल्ट्रा वायरस मानने का मतलब ये है कि उसको पार्लियामेंट के एक्स्ट्रा जुरिडिक्शन में, मीन्स कि उसके अधिकार के बाहर माना जाएगा। मीन्स पार्लियामेंट का ऐसा अधिकार नहीं है उस लॉ को बनाने का। और डी क्या आपका? बी डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो देखिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया गया है। ये आपका लेजिस्लेटिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लॉ बना सकती है इस बेसिस पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसे इनवैलिड नहीं माना जाएगा। देखिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स कौन नहीं है ये पूछा गया है, वो भी यूनियन के लिए। तो देखिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ ये क्या है? एंड ब्रॉडकास्टिंग है आपका एक ऑप्शन, एक फॉरेस्ट है एंड एक ओपीएम है। तो ये एक स्टैटिक पोर्शन है, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन आ सकता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में और कौन नहीं। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स को रिलेट करके देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में भी कि कौन टैक्स में आते हैं, कौन नॉन टैक्स रेवेन्यू है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो जो पोस्ट टेलीग्राफ है या ब्रॉडकास्टिंग है या फिर जो भी ओपीएम है ये आपका सेंटर का सब्जेक्ट हो जाता है। तो सेंटर का सब्जेक्ट है तो ये आती है आपके यूनियन के अंडर।
जबकि जो फॉरेस्ट है इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये फॉरेस्ट जो है वो स्टेट का है, ठीक है, तो इसमें स्टेट के पास कलेक्ट करने की अथॉरिटी है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और करेक्ट कोड को चूज करना है। तो फर्स्ट आपका क्या है, टैक्स लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो टैक्स है मीन्स ये कंप्लीट आपका क्या है, फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में डील कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो हम लोग इसको अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखिए फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, जो टैक्स लिया जाएगा यूनियन के द्वारा और कलेक्ट किया जाएगा स्टेट के द्वारा, तो यहाँ पे कौन सा टैक्स आ जाएगा। तो फर्स्ट देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटीज ऑफ द स्टेट। तो अगर आप फर्स्ट को 2 से मैच कराएंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएगा, मीन्स आपका बी करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा, मीन्स आप ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, सी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका ऑप्शन बी क्या कह रहा है, टैक्स लेविड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट, यहाँ पे स्टेट हो जाएगा। तो टैक्स जो लगाया भी जाएगा और कलेक्ट भी किया जाएगा स्टेट के द्वारा, तो वो कौन सा टैक्स हो जाएगा, वो जाएगा टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में आप देखेंगे 4 कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में 4 यहाँ पे है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सी क्या कह रहा है, टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, तो टैक्स लगाया भी जाएगा और कलेक्ट भी किया जाएगा सेंटर के द्वारा। तो ये कौन से टैक्स के बारे में डील करता है, टैक्सेस ऑन कंसीजमेंट ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। मतलब अगर 2 स्टेट के बीच में ट्रेड होता है तो टैक्स लगाया भी जाएगा सेंटर के द्वारा और कलेक्ट भी किया जाएगा सेंटर के द्वारा, और इसके बारे में आपका डील किया गया है आर्टिकल 270 में। और आपका डी क्या कह रहा है, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, तो टैक्स लगाया भी जाएगा सेंटर के द्वारा और कलेक्ट भी किया जाएगा सेंटर के द्वारा, मीन्स कलेक्ट भी किया जाएगा सेंटर यूनियन दोनों के द्वारा और लगाया भी जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन 1, ये इनकम टैक्स जो होता है एग्रीकल्चर को छोड़ के उसके बारे में टैक्स लगाया जाता है सेंटर के द्वारा। तो इस तरह यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। If any direction are issued by the union government to a state and they have not been compiled with, then which one of the following statement is correct। देखिए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई डायरेक्शन इशू किया जाता है और स्टेट उसको नहीं मानती है, स्टेट उससे कंप्लाई नहीं करती है, तो क्या हो सकता है। तो आपको पता होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमरजेंसी की बात आ जाएगी। देखते हैं इसी के बेसिस में हमारा स्टेटमेंट्स मीन्स ऑप्शन। आपका ऑप्शन 1 है, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट हैज़ फेल्ड एज पर आर्टिकल 365 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि 365 आर्टिकल के द्वारा के तहत वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट की वो फेल हो चुकी है और वहाँ पे इमरजेंसी लगा दिया जाए। बी क्या है, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट द स्टेट हैड लॉ and order problem and action under article 365 is required। तो वहाँ पे ये माना जाएगा कि स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वहाँ पे आर्टिकल 365 चाहिए। सी आपका क्या कह रहा है, द यूनियन गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एडवाइजर्स टू हेल्प द गवर्नर। तो गवर्नर को एडवाइस करने के लिए, फंक्शन करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट एक एडवाइजर अपॉइंट कर देगी। और डी क्या कह रहा है, द पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर दैट स्टेट। तो पार्लियामेंट क्या करेगी, उस स्टेट के लिए लॉज बनाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन डी और ऑप्शन सी को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने नहीं सुना था। इमरजेंसी का प्रोविजन मीन्स कि प्रेसिडेंशियल रूल, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल कह सकते हैं, इमरजेंसी से सुटेबल वर्ड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है और उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा आपका आर्टिकल 365 के अंडर। तो इस तरह आपका ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देखिए आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 249 एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट रिमेन्स इन फोर्स फॉर अ पीरियड। अगर आर्टिकल 249 के तहत
पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है स्टेट सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो कितने पीरियड तक वो वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्या है, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, वो 6 मंथ ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। और नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। एंड आपका डी क्या है, ऑफ अनलिमिटेड टाइम। तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में कि वो 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अगर एक्सीड करना होगा तो उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेसिड्यूरी पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो रिगार्डिंग रेसिड्यूरी पावर, तो रेसिड्यूरी पावर के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये आपका एक कीवर्ड है। तो रेसिड्यूरी पावर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कहा गया उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आपको ये बताना है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, रेसिड्यूरी पावर हैव बीन गिवन टू द यूनियन पार्लियामेंट। तो रेसिड्यूरी पावर किसको दिया गया है, यूनियन पार्लियामेंट के पास है रेसिड्यूरी पावर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेसिड्यूरी पावर किसमें है, यूनियन के ही पास है। तो आप ऑप्शन बी को और डी को एलिमिनेट कर दीजिए। फिर आपके पास बचता है आपका ऑप्शन 4 या 3 या 2। तो आप एक को भी एलिमिनेट कर देंगे तो आपको पता चलेगा आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो आपका ऑप्शन 2 क्या है, इन द मैटर ऑफ रेसिड्यूरी पावर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो रेसिड्यूरी पावर जो इंडिया में है उसके मैटर के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको फॉलो करती है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेसिड्यूरी पावर का जो फॉर्मेशन है, मीन्स जो हम लोग फॉलो करते हैं वो कैनेडियन फॉलो करते हैं। मीन्स कैनेडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिड्यूरी पावर दिया गया उसी के तरह हम लोग भी रेसिड्यूरी पावर फॉलो करते हैं। मीन्स हमारा रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। तो आप ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट करके आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स आपका ऑप्शन स्टेटमेंट 3 भी रॉन्ग है एंड स्टेटमेंट 4 आपका करेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लेस रेसिड्यूरी पावर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल। हाँ देखिए 1935 में क्या था ना कि आपका जो रेसिड्यूरी पावर था वो गवर्नर जनरल के हाथ में था। चलिए गवर्नर जनरल वहाँ पे कौन थे, जो जैसे कि आज आपके प्रेसिडेंट हो गए पूरे देश के लिए, वहाँ पे उस टाइम गवर्नर जनरल भी थे पूरे देश के लिए। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन एंड रीजन दिया गया है। असर्शन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेजिस्लेटिव पावर टू लेवी अ टैक्स एंड द पावर टू एप्रोप्रिएट द प्रोसीड ऑफ टैक्स सो लेविड। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्टिंक्शन की हुई है किसके किसके पावर को लेके कि टैक्स के बारे में डिस्टिंक्शन की हुई है कि जो पावर होगा और जो प्रोसीड होगा टैक्स का वो किस तरह से होगा। मीन्स कौन सा सब्जेक्ट स्टेट के पास आएगा, कौन सा यूनियन के पास आएगा, उसको किस तरह से लगाया जाएगा टैक्स को। तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। और आपका रीजन क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट फ्रॉम द सेंट्रल रिसोर्स। तो ग्रांट्स इन एड किसको देगी, वो स्टेट को। कहाँ से, सेंट्रल रिसोर्स। मीन्स आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर ऐड देती है तो देखिए यहाँ पे आपको रीज़न और असम्पशन एक दूसरे से सिमिलर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तरफ ये बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है कि लेजिस्लेटिव पावर दिया हुआ है कि किस तरह से आपका टैक्स लगाया जाएगा, और आपका सेकंड में क्या कह रहा है, रीज़न क्या कह रहा है कि सेंटर जो है वो स्टेट को कुछ ग्रांट्स इन ऐड देगी। तो दोनों एक दूसरे को फिलफिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों यहाँ पे करेक्ट हो। तो इस तरह आपका यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए विच आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है। देखिए ड्यूटी लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। तो जो ड्यूटी होगी वो यूनियन लगाएगा और कलेक्ट कौन करेगा, कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। मीन्स कलेक्ट भी करेगा स्टेट और यूज़ भी करेगा स्टेट। तो देखिए यहाँ पे आप अगर इसको आपको ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप लॉजिक लगा के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, ये आपका आर्टिकल 268 में इसके बारे में डील किया गया। और ये यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सक्सेशन ड्यूटी एंड स्टेट ड्यूटी इज रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर। यहाँ पे ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर के अलावा जो भी होगी उसके बारे में यूनियन कलेक्ट करेगी। मीन्स यूनियन टैक्स लगाएगी और उसको कलेक्ट करेगी स्टेट।
देखिए यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर का मैटर आता है तो वहाँ पे स्टेट प्रिवेल करेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका स्टेट का मैटर है, तो उसमें टैक्स क्यों लगाएगी यूनियन, आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक लगाना हो तो यहाँ पे आपका ये तो करेक्टली मैच नहीं है। अब देखते हैं हमारा सेकेंड, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू द स्टेट, मीन्स लगाती भी यूनियन है और करेक्ट भी यूनियन करती है और स्टेट को दे देती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी एंड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। तो जो भी यहाँ पे प्रिपरेशन होगा आपका हाइजीन वगैरह को लेकर के या फिर मेडिसिनल जो सर्विस होगा उसको लेकर के टैक्स कलेक्ट भी करेगी सेंटर और लगाएगी भी सेंटर, और किसको दे देगी, स्टेट को दे देगी। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ना आपका, यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट मैच है। आपका जो ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 है वो आपका इससे मैच कर जाएगा स्टैम्प ड्यूटी से, और जो टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट, ये आपका इसके बारे में नहीं डील किया गया है इसमें। तो चलिए यहाँ पे आपका दोनों का दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ए अगर लास्ट वाले ऑप्शन से मैच करे तो ये तो इससे मैच करेगा ही नहीं, तो इस तरह यहाँ पे आप आराम से ऑप्शन डी को पिक कर सकते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फैसिलिटेट यूनियन कंट्रोल ओवर स्टेट। तो यूनियन कंट्रोल ओवर स्टेट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसा फैसिलिटेट करता है कि यूनियन स्टेट से ऊपर हो जाएगी। तो फर्स्ट आपका क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विस के मामले में यूनियन कंट्रोल ज़्यादा होता है, ग्रांट्स एंड ऐड के मामले में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस के बारे में ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास है, राज्यसभा के पास कंट्रोल है इसको लेकर के, तो ये तो होगा ही। तो आप ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दीजिए। ग्रांट्स एंड ऐड ये कौन देती है, सेंटर ही देती है, किसको, स्टेट को। तो यहाँ पे ग्रांट्स एंड ऐड भी होगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन 2 भी हो जाएगा। एंड इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड मैटर भी जो आर्टिकल 263 में डील किया गया है ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर ग्रांट इन ऐड की बात करें तो ग्रांट्स इन ऐड आपका फाइनेंशियल रिलेशन में आ जाएगा। और ग्रांट कितने तरह के यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, स्टैचुटरी ग्रांट होता है एक, और एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट होता है। और स्टैचुटरी ग्रांट के बारे में आपके आर्टिकल 275 में डील किया गया, और डिस्क्रिशनरी ग्रांट के बारे में आर्टिकल 282 में डील किया गया है। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिशनरी ग्रांट में आपका ये हो जाएगा ना कि सेंटर स्टेट को ग्रांट देगी, सेंटर और स्टेट दोनों ग्रांट देगी किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलपमेंट के लिए। और स्टैट्यूटरी ग्रांट में क्या होता है ना कि सेंटर देती है ग्रांट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी स्टेट को। तो अगर पर्टिकुलर एरिया की बात करें डिस्क्रिशनरी ग्रांट हो जाएगा, और अगर पूरे स्टेट की बात करें, लेकिन ये सारे स्टेट को नहीं, किसी स्पेसिफिक स्टेट को जिसको ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे आपका स्टैट्यूटरी ग्रांट आ जाएगा। और स्टैट्यूटरी ग्रांट में जो भी होता है उसमें आपके जो फाइनेंस कमीशन होता है उसकी बात देखी जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द आइडिया ऑफ यूनियन गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट वाज अडॉप्टेड बाय द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द। तो जो यूनियन अगर डायरेक्शन देगी स्टेट को, तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे उन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया था, तो ये अडॉप्ट किया गया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहीं पे से आपका रेसिडुअरी पावर भी लिया गया था और इसको थोड़ा सा चेंज करके कैनेडियन प्रिंसिपल की तरह से मोल्ड किया गया, जो कि आपका स्टेट एंड यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए नॉट वर्ड का यूज़ किया गया है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा करके आपका बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा जानते हुए भी। ऑप्शन ए क्या है, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन द यूनियन लिस्ट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी यूनियन लिस्ट के मैटर पर लॉ बना सकती है। हाँ एकदम ये करेक्ट है, आपका 7th शेड्यूल में ये बताया गया है। और ऑप्शन बी क्या है आपका, पार्लियामेंट हैज स्टेटेड बोथ हैव पावर टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो पार्लियामेंट और स्टेट के बाद दोनों को पावर है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पे लॉ बना सके, तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट गिवन इन द यूनियन लिस्ट। तो किसी किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कि वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना दे। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में क्या होगा ना कि यूनियन लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाए। तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे 2 वर्ड चेंज कर दिया गया है, मीन्स यहाँ पे यूनियन होगी और यहाँ पे स्टेट,
मतलब यूनियन लॉ बना सकती है किसी किसी सिचुएशन में स्टेट लिस्ट पे, ना कि स्टेट लॉ बना देगी यूनियन पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन सी सही होगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए सरकारिया कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए अगर अच्छे से नहीं मालूम है तो, क्योंकि ये कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन है। देखिए क्या बोल रहा है, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट गवर्नर ऑफ अ स्टेट शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो देखिए गवर्नर क्या होना चाहिए, अपॉइंट होना चाहिए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट के चीफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन के बाद। मीन्स प्रेसिडेंट जब भी अगर गवर्नर अपॉइंट करे तो चीफ मिनिस्टर से पूछ ले कि भाई आपको वो पसंद है कि नहीं पसंद है वो इंसान। और आपका रीज़न क्या कह रहा है, दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू अमेंडिंग आर्टिकल 165। तो इसको अगर अचीव करना है तो आपको आर्टिकल 165 को अमेंड करना पड़ेगा। तो देखिए आर्टिकल, सबसे पहले तो आर्टिकल 165 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपका एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। ये एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट के बारे में बात करता है आर्टिकल 165। तो इसका तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा आपका गवर्नर के अपॉइंटमेंट में। तो रीज़न तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया क्योंकि आर्टिकल 165 गलत है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आर इज फॉल्स केवल ऑप्शन सी में, तो आप यहाँ ऑप्शन सी को पिक कर सकते हैं आराम से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आगे 21 के बाद का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड there can be no doubt that the standard of administration depends upon the caliber of civil servants who are appointed to this strategic post। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो आप सिविल सर्वेंट को दे सकते हैं, क्योंकि इनको इसी स्ट्रैटेजिक पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया गया है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये किसने कहा था, तो ये आपको पता हो तो आप बनाइए, नहीं पता हो तो स्किप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। हेलो, स्वागत है आपका कॉग्निजेंस IAS में। हमारे इस इनिशिएटिव में हम पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी का बुक, जिसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो इस बुक में हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट आखिर है क्यों? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कि आपने पॉलिटी के बुक को पढ़कर और क्वेश्चंस को सॉल्व करके कंप्लीट किया है। बस आपको करना इतना है कि रेगुलर 10 से 15 मिनट वीडियो को फॉलो करें और साथ साथ में क्वेश्चंस को बनाते जाएं। लेकिन यहाँ मैं यह मान कर चल रही हूँ कि आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक को कंप्लीट किया है, और अगर आपने बुक को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं स्टॉप करें और एटलीस्ट चैप्टर वाइज बुक को कवर करते हुए क्वेश्चंस बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन।